Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Theories of Physics. This is Dheeraj Maurya, a physics teacher, a physics learner. बेसिक्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के इस ऑनलाइन कोर्स में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी तक जब हमारी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं थी तो हमारी लाइफ में घटने वाली लगभग हर घटना न्यूटन्स लॉ से गवर्न होती थी और न्यूटन्स लॉ हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स का सेंटर है, मिड पॉइंट है। इफ एनीवन आस्क व्हाट अबाउट क्लासिकल mechanics, what about Newtonian mechanics, you can say that the classical mechanics or Newtonian mechanics deals with the motion of an object traveling at the velocity that are much less than the velocity of light. According to it, there were three fundamental concepts of physics. First is concept of space, second is concept of time, and third is concept of mass. All are absolute and invariants. हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार फिजिक्स से तीन फंडामेंटल कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ स्पेस और कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड कंसेप्ट ऑफ मास। ये व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ स्पेस? Newton assumed that the space is absolute. It is exist in itself without relation. Anything external remains unaffected under all circumstances. हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि हमारा स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट है, वो किसी दूसरी चीज़ों से रिलेशन नहीं रखता है, वो सभी परिस्थितियों में समान है। बट हमारी रिलेटिविटी ऐसा नहीं कहती। हमारी रिलेटिविटी ये कहती है कि हमारा जो स्पेस है वो अपने आप में निश्चित नहीं है, अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, वो दूसरी चीज़ों से भी रिलेशन रखता है, जैसे एनर्जी से रिलेशन रखता है। और हमारा स्पेस जो है सभी परिस्थितियों में समान नहीं है। According to classical mechanics, what is the concept of time? According to classical mechanics, time is absolute. Its nature flowing uniformly without reference to anything. You can say that the universal time flow with a constant rate without unaffected motion or position of an observer and object. तो फ्रेंड्स, हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि हमारा टाइम जो है वो एब्सोल्यूट है, ये फ्लोइंग नेचर का है, यूनिफॉर्मली रूप से फ्लो कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जर्वर के मोशन या पोजीशन पे डिपेंड किए बिना ये कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रहा है। और बट हमारी रिलेटिविटी ये कहती है कि हमारा टाइम जो है वो अपने आप में निश्चित नहीं है, वो कांस्टेंट रेट से फ्लो नहीं करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जर्वर के पोजीशन या मोशन पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, कंसेप्ट ऑफ टाइम इम्प्लॉयज टू थिंग। फर्स्ट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स हैज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। बट हमारी रिलेटिविटी ये कहती है कि किन्हीं दो इवेंट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं हो सकता। And other implies thing is if two events are simultaneous for an observer, they are simultaneous for all observer without irrespective to their state of motion. तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर दो इवेंट साइमल्टेनियस हो रहे हैं किसी ऑब्जर्वर के लिए तो वो सभी ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस होंगे। बट हमारी रिलेटिविटी ये कहती है कि अगर कोई दो इवेंट्स किसी भी ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस हैं तो वो सभी ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो साइमल्टेनियस नहीं भी हो सकते हैं। अलग अलग फ्रेम से देखने पे वो साइमल्टेनियस नहीं होंगे। And according to classical mechanics, my third concept is concept of mass. According to classical mechanics, mass is the absolute and does not depend on its velocity of an object, and mass is the isolated system, does not change with any process occurring within the body system. हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो हमारा किसी ऑब्जेक्ट का मास है, जो किसी ऑब्जेक्ट का मास है वो एब्सोल्यूट है, वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और मास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जो किसी भी प्रोसेस से चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि वो प्रोसेस उस बॉडी सिस्टम पे ही किया जा रहे हों। बट हमारी रिलेटिविटी इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो अपने आप में निश्चित नहीं है, वो अलग अलग हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास कुछ और होता है, मूविंग मास कुछ और होता है, इसी तरह से वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। इन सारी चर्चाओं को करने से पहले हम ये चर्चा करेंगे कि हम कब किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे।
कब किस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक एक्सिस सिस्टम होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होना चाहिए। आप सभी लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानते होंगे। तो जैसे ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और इसको हम सेंटर कहते हैं, ओ नाम देते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक्सिस सिस्टम होना चाहिए, और इस रेफरेंस पॉइंट, इस सेंटर मिड पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो मेज़र करने के लिए हमारे पास एक लेंथ का स्केल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ये हो गया हमारा एक्सिस सिस्टम, और हमारे पास एक लेंथ का स्केल होना चाहिए, लेंथ स्केल। और तो हम उस ऑब्जेक्ट की ठीक ठीक पोजीशन बता सकते हैं। अब अगर वो पोजीशन समय के साथ बदले, ये यक्स बदल जाए, हमारा वाई बदल जाए, हमारा जेड बदल जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है। यदि समय के साथ ये तीनों, हमारा यक्स, हमारा वाई और हमारा जेड ना बदले, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, बिल्कुल रुका हुआ है, एक जगह स्थिर है। और अगर समय के साथ इन तीनों में से कोई एक बदल जाए, या दो बदल जाए, या तीनों बदल जाए, यानी कि एक्स वाई जेड एक्सिस में से कोई एक भी बदल जाए, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहाँ पे समय की भी एक बात आ गई। तो समय को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक टाइम स्केल होना चाहिए, हमारे पास टाइम स्केल होना चाहिए। और जब आप ये सारी चीज़ें बताते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को मिला के कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन सारी चीज़ों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस by which we define the position of an object in 2 or 3 dimensional space is called frame of reference। तो आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। जाने अनजाने में हम अपनी लाइफ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते ही करते हैं। जैसे कि कोई पूछे कि ये मंदिर कहाँ पे है, ये गिरजाघर कहाँ पे है, तो आप सिंपली बता देते हैं कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए 2 किलोमीटर, वहाँ एक चौक आएगा, चौक से आप राइट टर्न ले लीजिएगा। राइट टर्न लेने के बाद ठीक 1 किलोमीटर चलने पे आपके सामने आपका गंतव्य स्थान होगा, वो अमुक मंदिर होगा, वो अमुक गिरजाघर होगा। जब आप उस आदमी को एड्रेस बता रहे थे, तो जिस जगह पे आप खड़े थे वहीं से आप अपने एक्स एक्सिस, अपने वाई एक्सिस, अपने जेड एक्सिस फिक्स कर रखे थे, और जिस पॉइंट पे आप खड़े थे वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। और वो फ्रेम जो है, जिस फ्रेम में आप खड़े थे, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे बने थे, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक इसी तरह से आप यात्रा कर रहे हैं मान लीजिए, और आप ट्रेन में बैठे हैं, तो आप अपने सहयात्रियों से, आप अपने फेलो ट्रेवलर से पूछते हैं कि भाई बनारस आ गया क्या,
बनारस आ गया का क्या मतलब है कि आप अपने एक्स एक्सिस, अपने वाई एक्सिस, अपने जेड एक्सिस अपने ट्रेन में फिक्स किए हुए हैं और वहाँ से आप बनारस की डिस्टेंस देख रहे हैं। तो वो डिस्टेंस समय के साथ घट रही है, समय के साथ बदल रही है, तो आप कहेंगे कि बनारस चल रहा है। यानी कि ट्रेन के फ्रेम में ये बनारस, ये इलाहाबाद, ये कानपुर, ये लखनऊ, ये सब चल रहा होता है। और वहीं जब हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई ट्रेन आ गई क्या, ट्रेन आने वाली है क्या। तो यहाँ पे हमारा स्टेशन नहीं चलता है, हमारा प्लेटफॉर्म नहीं चलता है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो अब हमारे साथ प्लेटफॉर्म पे फिक्स हो गया है। तो उस समय में ट्रेन चल रही होती है और जब आप ट्रेन में बैठ जाते हैं तो बनारस चलता है, इलाहाबाद चलता है, कानपुर चलता है। सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्स थी वो अब सारी चीज़ें ट्रेन के फ्रेम में चल रही हैं। इसका मतलब कि अगर कोई एक चीज़, कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी एक फ्रेम से देखने पे अगर वो रेस्ट में है तो किसी दूसरे फ्रेम से देखने पे वो रेस्ट में होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो आपको चलती प्रतीत हो सकती है। तो मतलब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है अलग अलग होती है। कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फ्रेम में अगर आपको रेस्ट दिख रही है तो वो दूसरे फ्रेम में आपको चलते प्रतीत हो सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और इसको हम अपनी लाइफ के अंदर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो प्रकार हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इनर्शियल फ्रेम एंड दूसरा तो जब हम इनकी बात करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की, तो इसके सेंटर में है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रेम इनर्शियल है और कौन सा फ्रेम नॉन इनर्शियल है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स ना अप्लाई करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। यानी कि अगर वो उसकी जीरो वेलोसिटी है तो जीरो वेलोसिटी रहेगी, अगर मोशन में है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। यानी कि इफ टोटल रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू जीरो देन एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए। तो ये है हमारा न्यूटन्स का पहला नियम। बट कई बार हम अनुभव करते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सही है, ठीक है, काम कर रहा है, और कई बार ये अनुभव करते हैं कि न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारी बुक टेबल पे रखी हुई है, तो जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, उसको उठाएंगे नहीं, तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी। इस तरह के आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो जब तक आप अपने पैर से फुटबॉल पे किक नहीं करेंगे तब तक वो सीधी उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। या आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो अपने बैडमिंटन से जब तक आप उस रैकेट पे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रैकेट आपके अपोजिट साइड नहीं जाएगा। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। बट आप ध्यान दीजिए कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं, किसी बस में बैठे हैं और बस एक बढ़िया सड़क के ऊपर चल रही है, आपको बैठे बैठे नींद आ रही है। ऐसा होता है ना कि आप जब सफ़र कर रहे हो तो आपको नींद आने लग जाती है। तो वही सीन पूरा अपने माइंड में क्रिएट करिए कि आप बैठे बैठे सो रहे हैं और
अचानक बस का ड्राइवर जो है ब्रेक लगाता है और आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो अब आपके ऊपर आगे की तरफ किसने फोर्स लगाया? आपने देखा इधर तो आपके इधर वाला आदमी भी थोड़ी दूर पे बैठा था, आपके इधर वाला भी आदमी थोड़ी दूर पे बैठा था और आपके पीछे भी कोई नहीं था। आजकल आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है पूरे देश में, तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सामूहिक जगहों पे, बसों में, ट्रेनों में वो पास पास नहीं बैठते। आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो हमारा प्रश्न अब भी यही है कि आप आगे की तरफ क्यों झुक गए? आपके ऊपर किसने बल लगाया? आपके ऊपर तो बल लगाने वाला कोई था ही नहीं, पर आप फिर भी आगे की तरफ झुक गए। मीन्स बिना फोर्स अप्लाई हुए आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो गया। यदि आप बस के फ्रेम से काम कर रहे हैं, आपके एक्स वाई जेड एक्सिस सब बस में बने हुए हैं, तो आप उस फ्रेम में, बस के फ्रेम में रेस्ट पोजीशन में थे और जब ब्रेक लगा तो आप आगे झुक गए, मतलब आपका एक्स वाई जेड बदल गया और आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बिना फोर्स लगाए आपकी वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया, आपकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले आप रेस्ट में थे और अब जब ब्रेक लगा तो आप मोशन में आ गए। तो बिना फोर्स अप्लाई हुए आपकी पोजीशन में चेंज हो गया। तो इस तरह के कई सारे फ्रेम्स हैं जहां बिना फोर्स लगाए आपकी वेलोसिटी में, आपकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब कि जिन फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काम करता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ठीक तरह से अप्लाई होता है, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। और जिन फ्रेम्स में बिना फोर्स लगाए हमारी वेलोसिटी में, हमारी पोजीशन में चेंज हो जाता है, उन फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। तो उन फ्रेम्स को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम्स कहते हैं। अप्लाइंग, और यहां हम कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट अप्लाइंग। तो यहाँ इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो न्यूटन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम जहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता है, वहाँ हम लोग कई बार ज़बरदस्ती न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो फोर्सेस लग रहे हैं, हम उसके अलावा हम कुछ अलग से अपने इक्वेशन के अंदर में जोड़ देते हैं, जिनको सूडो फोर्स कहते हैं। और इन सूडो फोर्स को जोड़ना इसलिए आवश्यक है कि हम अपने नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर पाएं। तो हम आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाह रहे हैं, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनर्शियल फ्रेम्स और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं और सूडो फोर्स क्या होते हैं और हमारी लाइफ में वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो आइए हम वो एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में बेसिक डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट टेबल है। हमने उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का बॉक्स रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक रेड कलर के धागे के साथ एक मेटेलिक बॉल लटक रही है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस बॉक्स के ढक्कन पे जो है एक फ्रेम बनाया है। हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है ऊपर की ओर है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये सब बिल्कुल पूरा सिस्टम रेस्ट पोजीशन पे है, एकदम रुका हुआ है, स्थिर है। अब हम इसको जो है अपने बॉटल को एक्सेलरेट करेंगे एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में। एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेशन देंगे। तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि क्या होता है, इस मेटेलिक बॉल के साथ क्या होता है, इसकी एक्टिविटी क्या है और ये किधर शिफ्ट होता है। तो आप गौर कीजिएगा इस मेटेलिक बॉल पे। तो आप तैयार हैं? तो हम काउंट डाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1। तो आपने देखा कि पहला शिफ्ट इधर डायरेक्शन में हुआ। एक बार मैं आपको फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता हूँ। हम इसको पहले जैसी पोजीशन में ला देते हैं। चलिए ठीक है, ये अब रेस्ट में हो गया। फिर से हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। 3, 2, 1।
आपने देखा कि जो मेटेलिक बॉल रेड कलर के धागे के सहारे लटक रही है उसका फर्स्ट शिफ्ट यक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ। तो अब इस पे यक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में किसने बल लगाया? हमने तो कांच के जार पे, कांच के बॉक्स पे बल लगाया था, वो भी यक्स की निगेटिव डायरेक्शन में। फर्स्ट शिफ्ट इसका इधर हुआ, इस पे किसने बल लगाया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है अप्लाई नहीं हो पा रहा है ठीक तरह से। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बिना कोई बल लगाए मेटेलिक बॉल पे एक्सेलरेशन हो जा रहा है, वो भी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, हमको तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई ही करना है, विदाउट न्यूटन्स लॉ के हम वर्क कर ही नहीं सकते। तो हम कहेंगे कि हम मान लेते हैं कि कोई एक फोर्स होगा जो इस मेटेलिक बॉल को यक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच रहा होगा। जब हम अपने इस बॉक्स को एक्सेलरेट कर रहे थे तब कोई फोर्स होगा जो मेटेलिक बॉल को यक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में खींच रहा होगा। तो फ्रेंड्स जो ये मान लो वाला फोर्स है यही सूडो फोर्स है, इसी को हम छद्म बल कहते हैं, सूडो फोर्स कहते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई फोर्स लग रहा है। जहाँ चीज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऐसा होता है कि जिधर फोर्स नहीं लगता है चीज़ें उधर भी मूव करती हैं। तो आपने देखा कि बॉक्स में जो मेटेलिक बॉल लटक रही थी, जो मेटेलिक बॉल हैंग कर रही थी, वो उस पर जो है एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अब एक्सेलरेशन इस तरफ था तो उस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, सूडो फोर्स लग रहा था। तो जब हमने उस बॉक्स को एक्सेलरेट किया तो हमारा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम बना। इसके पहले सब कुछ चीज़ें रेस्ट में थी तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम था, लेकिन जब हमने उसको फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेट कराया एक डायरेक्शन में तो वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम बना। इसी तरह से हमारे रोटेटिंग फ्रेम, जैसे कोई डिस्क रोटेट कर रहा हो, कोई बॉल रोटेट कर रही हो, तो वो भी हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। कोई रोटेटिंग फ्रेम्स जो है वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जैसे हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, ये भी रोटेट कर रही है तो ये भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बट इसकी जो नॉन इनर्शियलिटी है वो काफ़ी कम है। अगर हम कोई सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको इनर्शियल मान सकते हैं, वरना ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। हमें उम्मीद है कि आप इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और हम अपने अगली लेक्चर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पे चर्चा करेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं, वो हमारी लाइफ में कैसे वर्क करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।